नमस्कार दोस्तों, मैं गंगेश शुक्ला DICS यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। वीकली करंट अफेयर्स का सेशन हम लोग पिछले वीक स्टार्ट किए थे और इसी को कंटिन्यू करते हुए आगे के टॉपिक्स को स्टार्ट करते हैं। पहला आपका टॉपिक आ रहा है द हेनली पासपोर्ट इंडेक्स। ये इंडेक्स बहुत ही ज़रूरी है बिकॉज ऑफ फैक्चुअल डेटा, और फैक्चुअल डेटा आप सबको पता है कि प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स क्या है, उसमें कौन सी कंट्रीज़ आती है, कौन सी कंट्रीज़ को क्या इंडेक्सिंग किया गया है, इंडिया का रैंक क्या है, इंडिया का रैंक कमज़ोर हुआ है या फिर स्ट्रांग हुआ है, फर्स्ट रैंक पे कौन है, लास्ट रैंक पे कौन है, तो ये जानना थोड़ा ज़रूरी है। और ये इंडेक्स को डेटा कहाँ से मिलता है, इसको रिलीज़ कौन करता है, ये सब चीज़ें छोटी मोटी चीज़ें जो है आपको याद होनी ज़रूरी है। स्टार्ट करते हैं हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, बट उससे पहले हम लोग एक क्वेश्चन को क्या करते हैं, रीड कर लेते हैं, क्योंकि हो सकता है हमारे कुछ स्टूडेंट्स जो कि करंट अफेयर के साथ एसोसिएटेड रहते हैं, उन्होंने ये करंट अफेयर पढ़ा हो। स्पेसिफिक अगर बात करें हेनली पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में, तो उन लोग के लिए क्वेश्चन है, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो लोग भी ये क्वेश्चन को देखें, ताकि आने वाले कुछ समय में जो टॉपिक हम ये कवर कर रहे हैं उसको अच्छे से समझा जा सके। क्वेश्चन आपके सामने मैं रीड कर रहा हूँ। 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2024 जो रिलीज़ हुआ है, वो तीनों स्टेटमेंट आपको स्टडी करना है और नीचे बताना है क्या आंसर सही है या गलत है, आपका कौन सा स्टेटमेंट सही है। उसका आंसर आप कहाँ बताओगे, कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। तो मैं रीड कर रहा हूँ क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2024, इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स हैव वीज़ा फ्री एक्सेस टू 98 डेस्टिनेशन। क्या 98 डेस्टिनेशन ऐसी है दुनिया में जहाँ पे इंडिया को वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि इंडिया की रैंक जो है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में वो 80 बताई गई है इस साल। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि हेनली पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार इंडिया का जो रैंकिंग है पिछले साल के मुकाबले इस साल अच्छा सा ग्रोथ हुआ है, यानी बढ़ोतरी हुई है। ये तीनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है या गलत है, इसको आप क्या करिए, कमेंट सेक्शन में बताइए। स्टार्ट करते हैं हेनली पासपोर्ट इंडेक्स। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स की अगर बात करें तो रिलीज़ करने वाली संस्था का नाम क्या है, हेनली एंड पार्टनर्स। आई होप ये नाम आप नहीं भूल पाओगे, क्योंकि जो इंडेक्स का नाम है वही सेम आपके संस्था का नाम है। अगर बात करें इसको डेटा कहाँ से मिलता है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स को, स्पेसिफिक अगर बात करें, ये क्या पूरे दुनिया भर के पासपोर्ट को स्टडी करनी जाती है, नहीं। ये जो है स्पेसिफिक एक एसोसिएशन है। एसोसिएशन का नाम आप देख पाओगे मेरे पीछे, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA, और दूसरा एक रिपोर्ट है ग्लोबल मोबिलिटी रिपोर्ट 2024। एक तो पहले तो ये एसोसिएशन जो IATA है, ये IATA जो है ये दुनिया भर की जो एयरलाइंस है, तकरीबन 300 के ऊपर एयरलाइंस है, मैक्सिमम 320 के आसपास, 320 एयरलाइंस का ये क्या है, एक ट्रेड एसोसिएशन है, ठीक है। उसमें आपका जेट एयरवेज भी आ गया, एक्सिगो भी आ गया, बोइंग आ गया, एयरबस आ गया, जितने भी आपको दिख रहे हैं, आपके एतिहाद, सिंगापुर एयरलाइंस, अमेरिकन एयरलाइंस, सारी की सारी क्या हो गई, ये एक एसोसिएशन में आ गई। और ये क्या है, एक कह सकते हैं ट्रेड एसोसिएशन है जो सभी एयरलाइंस का डेटा अपने पास रखता है। और हेनली एंड पार्टनर्स क्या करते हैं, IATA को क्या करते हैं भाई, उसके रिपोर्ट को स्टडी करते हैं, उनके साथ पार्टनरशिप करते हैं कि आपका डेटा हमारे साथ भी शेयर करिए, और हम क्या करेंगे, उसका एक इंडेक्स बनाएंगे। क्यों बनाएंगे, IATA को ही क्यों चुना, क्योंकि IATA जो है दुनिया भर के 82 to 80% के आसपास, अबव 80% क्या करता है, डेटा अपने पास रखता है, मतलब एयरलाइंस कंट्रोल उस एसोसिएशन के पास है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ उस IATA के बारे में, तो IATA की वेबसाइट पर अगर आप जाओगे तो वहाँ पे साफ तौर पे लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, अबाउट अस में देखिए, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन इज़ अ ट्रेड एसोसिएशन। क्या है ये, इट इज़ अ ट्रेड एसोसिएशन, और ये वर्ल्ड की जितनी भी एयरलाइंस है उन सबको क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। स्पेसिफिक 320 कितनी 320 एयरलाइंस को ये क्या करेगी, रिप्रेजेंट करेगी, जिनके पास कितना कारोबार है, 83%, दुनिया भर का 83% कारोबार जो एयर से होता है, जो कह सकते हैं हवाई मार्ग से होता है, वो किसके पास है, आपका IATA के पास। तो इसका डेटा आप समझ सकते हो ऑथेंटिक माना जा सकता है, ठीक है। इसमें आपकी कार्गो भी आ गई और कह सकते हैं पैसेंजर एयरलाइंस भी आ गई, ठीक है। बात करते हैं हेनली पासपोर्ट इंडेक्स कैसे रैंकिंग करता है, स्कोर कैसे करता है। तो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स कहता है कि अगर कोई भी देश को अगर विदाउट प्रायर वीज़ा अगर एंट्री मिल रही है किसी देश पे, तो उसको कितना पॉइंट मिलेगा, +1 पॉइंट दिया जाएगा। अगर ये स्टेटमेंट को आप रीड करो, द नंबर ऑफ डेस्टिनेशन देयर होल्डर्स कैन विजिट विदाउट अ प्रायर वीज़ा। इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि अगर कोई भी कंट्री का सिटीज़न किसी देश में जाता है और उसको वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती, सीधा पासपोर्ट लेके जाओ, वीज़ा नहीं चाहिए, आप सीधा आप घूमने चले जाओ तो आपको वीज़ा ना मांगे, तो इस
इस कह सकते हैं कंडीशन में आपको क्या दिया जाएगा, +1। यानी आपके पास जितनी ज़्यादा कंट्रीज़ वीज़ा फ्री एक्सेस वाला होगी उतना ही आपको क्या मिलेगा, पॉइंट्स मिलेंगे। और कह सकते हैं जितनी कंट्रीज़ में आपको वीज़ा की ज़रूरत है वो वीज़ा इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकता है और कह सकते हैं प्रायर वीज़ा भी हो सकता है, या तो फिर उस देश में उतरने के बाद आपको जो वीज़ा दिया जाता है वो भी हो सकता है, तो वो जो है यहाँ पे काउंट किया जाता है। तो अगर बात करें रैंकिंग की तो सबसे पहला रैंक किसका आया है, तो सबसे पहले रैंक आया है आपके पास फ्रांस के पास। अगर आप इंडेक्स देखो, ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स अगर देखो और रैंकिंग की अगर बात करें तो फ्रांस फर्स्ट रैंक पे है। और इसमें एक और चीज़ है कि यार इसमें एक कंट्री फर्स्ट रैंक पे नहीं है, बहुत सारी कंट्रीज़ को फर्स्ट रैंक पे रखा गया है। जैसे कि फ्रांस फर्स्ट रैंक पे है, क्यों? क्योंकि 194 डेस्टिनेशन ऐसी है जहाँ पे फ्रांस को वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती। दूसरा जर्मनी फर्स्ट रैंक पे है, उसको भी 194 कंट्रीज़, क्यों? क्योंकि स्कोर इज़ वेरी सिंपल, ठीक है। सो स्कोर जो है ये सभी कंट्रीज़ का क्या है, सिमिलर है, 194 194 194 194 194 194। डेट्स वाई दे बोथ आर होल्डिंग द सिंगल फर्स्ट पोजीशन, ठीक है। कौन सा है? फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर और स्पेन, ये कंट्रीज़ हैं। कितनी कंट्रीज़ हो गई टोटल, याद रखिए 1 2 3 4 5 6, 6 कंट्रीज़ ऐसी हैं जो कि क्या है, फर्स्ट रैंक पे अपना पोजीशन बिल्डअप करके रखी हैं। क्यों? क्योंकि इनको 194 कंट्रीज़ में या कह सकते हैं डेस्टिनेशन में वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। वहाँ सीधा आपको प्लेन अगर आप को ले जा रहा है तो पासपोर्ट दिखा के बस वहाँ पे एंट्री कर दीजिए। पासपोर्ट अगर फ्रांस का है, जापान का है, तो आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से घूमिए पूरे देश में, ठीक है। बात करते हैं आगे, इंडिया की क्या रैंकिंग है। तो इंडिया की रैंकिंग जो है इस साल हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में 80 रैंक पे रखा गया है। क्यों रखा गया है? क्योंकि इंडिया को जो है स्पेसिफिक अगर बात करें तो कितने डेस्टिनेशन पे अलाउड किया गया है वीज़ा फ्री, तो 62 डेस्टिनेशन पूरी दुनिया भर की ऐसी हैं जहाँ पे इंडिया जो है विदाउट वीज़ा क्या कर सकता है, जा सकता है। इंडिया का कोई भी सिटीज़न होगा उसको वीज़ा दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कौन सी कंट्री से आप देख सकते हो, यहाँ पे देखो मेरे पीछे आप मैप देख पा रहे होगे, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो इंडिया के बगल में ही बात करते हैं तो इंडिया में नेपाल है, ठीक है, भूटान, श्रीलंका, ठीक है। बगल में आप देखोगे म्यांमार, ठीक, और यहाँ पे आप देखो ईरान, यहाँ पे भी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ओमान, ठीक है, और ये आपका हॉर्न ऑफ अफ्रीका, यहाँ पे भी आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। इंडिया डायरेक्ट यहाँ पे प्लेन से उड़ के कोई भी सिटीज़न यहाँ पे जाएगा, लैंड करेगा, उसको कोई पासपोर्ट क्या बोलते हैं, कोई भी वीज़ा नहीं मांगेगा। मेडागास्कर, यहाँ पे भी आपको इंडिया का जो है स्पेसिफिक अगर कोई नागरिक पहुँचता है तो उसको जो है वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वैसे ही बहुत सारी कंट्रीज है, स्पेसिफिक अगर बात करूँ तो आपके इस प्रॉपर कैरेबियन आइलैंड्स में भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी एक दो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। यहाँ देखो, यहाँ पनामा के थ्रू, पनामा ये जो आपका कह सकते हैं इस्तमस है, उसके ऊपर देखिए मैक्सिको के नीचे यहाँ पे भी एक छोटा सा कंट्री है जो कि क्या है, विदाउट वीज़ा आप यहाँ पे जा सकते हो। छोटा सा कंट्री यहाँ पे भी दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे यूरोप में एक भी कंट्री नहीं है, ठीक है। यूरोप में एक भी कंट्री नहीं है जो इंडिया को क्या करे, वीज़ा फ्री एक्सेस दे। और यूएस में भी आप देखोगे, यूएस में भी नहीं है, कनाडा में भी नहीं है, कहीं पे भी आपको वीज़ा फ्री एक्सेस नहीं मिल रहा है। अफ्रीका में कुछ कंटिनेंट्स है, अफ्रीका में कुछ कंट्रीज़ हैं जो कि इंडिया को क्या दे रहे हैं, वीज़ा फ्री एक्सेस दे रहे हैं। इवन रसिया हमारा इतना अच्छा दोस्त होने के बावजूद भी वो हमको वीज़ा फ्री एक्सेस नहीं देता, ठीक है। अब बात करते हैं इंडिया के हिस्टोरिकल रैंकिंग की, कि इसका रैंकिंग पिछले साल से सुधरा है या कह सकते हैं बिगड़ा है, हमने जो अभी क्वेश्चन में पूछा था। तो आप मेरे पीछे देख पा रहे होगे, ठीक है। रैंकिंग देखिए इंडिया की 2017 में आपकी 87th रैंकिंग थी, 2018 में 81, 19 में 82, 20 में 82, आपका स्पेसिफिक 21 में 90, 22 में 83, 23 में आपका 84, 24 में 80। मैंने क्वेश्चन पूछा था पिछले साल के अनुसार हमारा रैंकिंग बढ़ा है या घटा है, तो पिछले साल हमारी रैंकिंग थी 84, अभी रैंकिंग हो गई 80। यानी कि हमारा रैंकिंग क्या है, स्ट्रेंथन हुआ है। स्ट्रेंथन मतलब मजबूत हुआ है। पिछले साल 84 रैंक पे थे, अभी हम लोग कितने रैंक पे आ गए, 80 रैंक पे। यानी 1 के जितना करीब जाएंगे उतना हमारा क्या होगा, स्ट्रेंथन होगा। आप मेरे पीछे एक ग्राफ देख पा रहे होगे, ठीक है। 2006 से लेके 2004 और 2024 तक का डेटा है, ये आपको दिख रहा है। आप देख पा रहे हो सबसे अच्छी पोजीशन हमारी थी 71st पे। आज तक हम 70 के नीचे कभी नहीं गए, 60 या 50 रैंक कभी नहीं आई, ठीक है। हम लोग 70 से 80 के बीच ही झूल रहे हैं, ठीक है। कभी कभी हम लोग 90 पोजीशन पे भी चले जाते हैं, ठीक। तो ये हो गया आपका इंडिया की एक्सिस। और बात करते हैं क्या इंडिया के साथ और कौन सा देश है, क्योंकि इंडिया को 62 देशों में क्या है,
फ्री डेस्टिनेशन का, वीज़ा फ्री एक्सेस है। तो बाकी सब कंट्रीज़ का क्या हालचाल है वो देखने से पहले इसको एक बार देख लेते हैं। टोटल कितने पासपोर्ट्स को क्या किया था, स्टडी किया था, तो टोटल 199 पासपोर्ट्स को स्टडी किया गया था। 199 पासपोर्ट में से इंडिया की जो रैंकिंग निकल के आई कितनी, 80। तो बाकी सब पासपोर्ट जो है इंडिया से क्या है, कमज़ोर है। और 227 ट्रैवल डेस्टिनेशन है जहाँ पे इंडिया को स्पेसिफिक अगर कह सके रैंक करने का, यानी इसमें से सिर्फ 62 पोजीशन या फिर 62 लोकेशन जो ऐसी है, डेस्टिनेशन ऐसी है जहाँ पे इंडिया को वीज़ा दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आउट ऑफ 227। ठीक है, आगे बात करते हैं। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स पिछले 18 साल से डेटा रिलीज़ कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंडिया की रैंकिंग देख लेते हैं, किसके साथ कंपेयर करें। इंडिया की रैंकिंग थी 80, तो इंडिया के साथ साथ एक और देश है उज्बेकिस्तान, उसकी भी रैंकिंग कितनी है, 80। क्यों, क्योंकि उसको भी 62 डेस्टिनेशन ऐसी है जहाँ पे उसको वीज़ा फ्री एक्सेस है। ठीक है, और उसका भी रैंकिंग कितना है, 80। तो थोड़ा सा हमारे लिए शर्म की बात है। क्यों, क्योंकि इंडिया को और मोज़ेम्बिक के इंडिया और उज्बेकिस्तान के पासपोर्ट को क्या है, एक ही नज़रिए से यहाँ देखा जा रहा है, क्योंकि वीज़ा फ्री एक्सेस हमको सिर्फ 62 डेस्टिनेशन पे दी गई है। इससे अच्छा तो भाई हमारा जो नाम भी ऐसे नॉर्मली कोई लेता नहीं है। ठीक है, मंगोलिया। ठीक है, मंगोलिया जो एकदम कह सकते हैं ड्राई डेजर्ट है, जहाँ पे कोल्ड डेजर्ट है, वहाँ पे कोई कुछ है नहीं, फिर भी उसको कितना डेस्टिनेशन फ्री है, 63 डेस्टिनेशन पे उसको वीज़ा फ्री एक्सेस है। इवन किर्गिस्तान को 65। ठीक है, एक देश है रवांडा। ठीक है, छोटा सा देश है आपका, गरीब देश रवांडा, उसको भी जो है 66 देशों में क्या है, या कह सकते हैं डेस्टिनेशन पे फ्री वीज़ा एक्सेस है। जिम्बाब्वे, बोलो ये कभी इंडिया के सामने आती है तो पे क्रिकेट टीम में, तो हम लोग जो है इसको हर मैच में हरा देते, वो उसको भी जो है 66 डेस्टिनेशन पे फ्री वीज़ा एक्सेस है। ठीक है, और अगर बात करें बाकी सब कंट्रीज़ की भी देखो, जैसे कि मोरक्को 71 डेस्टिनेशन, इसका रैंक हमसे अच्छा है, 71 है। ठीक है, तो इंडिया को थोड़ा सा क्या करना चाहिए, अपनी और डिप्लोमेटिक पावर को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए और फ्री वीज़ा एक्सेस को और ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए। ठीक है, बात करते हैं हमारे पड़ोसी देश की, उसकी क्या हालचाल है। जैसे कि बांग्लादेश, उसको 42 डेस्टिनेशन पे क्या किया गया है, फ्री एक्सेस दिया गया है, उसका रैंकिंग 97 है। श्रीलंका अगर देखें, वो भी हमारा पड़ोसी है, उसको 96 रैंक दिया गया है। और अगर बात करें पाकिस्तान, तो ये तो हमेशा 100+ ही स्कोर करते हैं, इसको 101 रैंक दिया गया है। क्यों, क्योंकि इसको 34 डेस्टिनेशन पे फ्री वीज़ा एक्सेस है। और सबसे लोवेस्ट रैंक इसका है अफ़गानिस्तान का, क्योंकि बिकॉज ऑफ तालिबान यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 28 डेस्टिनेशन ऐसे पूरी दुनिया भर के जहाँ पे इनको फ्री वीज़ा एक्सेस दिया गया है। तो उस अनुसार अगर मैं लिस्ट बनाऊँ तो आप मेरे पीछे लिस्ट देख सकते हो, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। टॉप 10 कंट्रीज़ जिनको जो है स्पेसिफिक पावरफुल गिना जाता है इन द सेंस ऑफ पासपोर्ट। ठीक है, और लास्ट में ये रही आपकी लास्ट 10 कंट्रीज़ लीस्ट पावर्ड पासपोर्ट। ठीक है, जिसमें आपका ईरान, लेबनान, नाइजीरिया और सूडान, फिर बाद में सबसे लोवेस्ट स्कोर किसका है, अफगानिस्तान, जिसका 28 स्कोर है। ठीक है, तो ये था आपका हेनली पासपोर्ट इंडेक्स। बात करते हैं उस क्वेश्चन की जिसमें हमने पूछा था। तो इसमें पहला स्टेटमेंट क्या है, इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स हैव फ्री वीज़ा एक्सेस टू 98 डेस्टिनेशन। हमने 98 डेस्टिनेशन बोला था इस स्टेटमेंट में, जो कि गलत है। कितना आता है, 62 डेस्टिनेशन आएगा। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो जाता है, रॉन्ग। दूसरा स्टेटमेंट है 80 रैंक आया है इंडिया का, ऑब्वियस सी बात है, सही बात है। कितने पासपोर्ट को स्टडी किया गया था, 199। तो सेकंड स्टेटमेंट इज़ ट्रू। थर्ड स्टेटमेंट क्या है कि इंडिया का पासपोर्ट स्ट्रेंथन हुआ है, तो सही बात है, इसका इंडिया का पासपोर्ट क्या हुआ है, स्ट्रेंथन हुआ है। और किसके मुकाबले, लास्ट ईयर के मुकाबले। तो आपका आंसर क्या बनता है, C 2 and 3 ओनली। ठीक है, बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जिसमें टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को स्टडी करेंगे। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, आप मेरे पीछे क्वेश्चन देख पा रहे होगे। रिसेंटली सिगारेटिस कंजुक्टा, ठीक है, रिसेंटली सिगारेटिस कंजुक्टा इज़ इन न्यूज़। ठीक है, आप इस स्टेटमेंट को या फिर इस वर्ड को पढ़ के आइडेंटिफाई करिए कि आखिरकार ये क्या चीज़ है। ठीक है, वन लाइनर स्टेटमेंट कह सकते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन है ये। स्पेसिफिक सिगारेटिस कंजुक्टा, ये जो है न्यूज़ में था, ये क्या है। आपके DICS के जो वेबसाइट है उसमें भी ये करंट अफेयर में दिया गया था। ठीक है, अगर आप उसको फॉलो कर रहे हो तो आप इसका आंसर ज़रूर बता पाओगे। इसका आंसर करंट अफेयर आपके कमेंट सेक्शन में बताइए आखिरकार ये क्या है। ठीक है, हम लोग अगर टॉपिक को स्टार्ट करेंगे तो ये आंसर निकल के आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो आप देख पा रहे होगे द सिगारेटिस कंजुक्टा इज़ अ क्या है,
बटरफ्लाई। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, इट इज़ अ स्पीसीज, न्यू स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाई फाउंड इन वेस्टर्न घाट। ठीक है, तो क्यों न्यूज़ में था, बिकॉज इसको जो है रिसेंटली डिस्कवर किया गया है। कहाँ पे, हनी वैली करके जगह है, और कहाँ पे आई है, कर्नाटका में आई। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है इसका, कोडागू डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, कैसी दिखती है ये बटरफ्लाई, तो आप देखिए ये बटरफ्लाई है। ठीक है, ये बहुत रेयर है, इसको जो है रिसेंटली स्टडी किया गया था, और अभी रिसेंटली कुछ फीमेल्स नंबर, कुछ गिने चुने सिंगल डिजिट में फीमेल्स और मेल्स पाए गए थे इसके वेस्टर्न घाट में। स्पेसिफिक अगर बात करें तो ये कितने फीमेल नंबर पाए गए थे, तो टोटल 5 मेल और 4 फीमेल। ठीक है, 5 मेल, कितने, 5 मेल और 4 फीमेल बटरफ्लाई। स्पेसिफिक अगर बात करें, इनका दूसरा नाम भी है कॉन्जॉइंट सिल्वर लाइन। ठीक है, आप याद रखने के लिए सिल्वर लाइन याद रख सकते हो। ठीक है, कॉन्जॉइंट सिल्वर लाइन कहूँ या फिर सिगारिटिस कंजुक्टा, दोनों ही क्या है, एक बटरफ्लाई का नाम है जो कि कर्नाटका में पाई जाती है, और स्पेसिफिक अगर बात करें तो वेस्टर्न घाट में। इनको सबसे पहले 2008 में ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या किया गया था, पाया गया था। ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अगर आप देखो तो कर्नाटका टूरिज्म की वेबसाइट पर अगर जाओ, ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, कर्नाटका में है। बहुत ही अच्छी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ब्यूटीफुल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत सारी ग्रीनरी है, वेस्टर्न घाट्स के साथ एसोसिएटेड है। आप देख सकते हो पहाड़ भी दिख रहे हैं वेस्टर्न घाट्स के। ठीक है, तो ये ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में सबसे पहले पाई गई थी 2008 में। उसके बाद इसका दिखना थोड़ा सा कम हो गया था, बट रिसेंटली अभी जो है कर्नाटक में ही कोडागू डिस्ट्रिक्ट में स्पेसिफिक इसको जो है देखा गया। कितनी फीमेल मिली, 4 फीमेल और 5 मेल मिले। अगर इस बटरफ्लाई की अगर बात करें तो ये स्पेसिफिक अगर बात करें तो बहुत ही ज़्यादा छोटी है। कितनी छोटी है, तो 1 रुपी कॉइन आपके पास होगा कभी, 1 रुपी कॉइन जितनी छोटी ये बटरफ्लाई है। बट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि बटरफ्लाइज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्ट्रीब्यूट द पॉलेंस एंड मेंटेन द बायोडाइवर्सिटी ऑफ द जंगल, या फिर कह सकते हैं आपका रेन फॉरेस्ट। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जो फूलों पे बैठती है उसका पराग कलेक्ट करती है, और उसमें से जब दूसरे फूल पे जाती है तो क्या करती है, पॉलिनेशन के लिए हेल्पफुल होती है। तो बीस हुई, या आपकी कह सकते हैं बटरफ्लाई हुई, अगर ये ना रहे दुनिया में, तो अगर आप 80% इंसेक्ट्स को या फिर कह सकते हैं बटरफ्लाइज को या बीस को अगर आप दुनिया से साफ़ कर दो, तो पूरी दुनिया को भूखमरी से मरने के लिए सिर्फ और सिर्फ 1 साल चाहिए। 1 साल के अंदर पूरी दुनिया में भूखमरी आ जाएगी, कह सकते हैं पॉलिनेशन ही नहीं होगा, और अगर बात करें तो जितनी बायोडाइवर्सिटी है सब की सब खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कौन सी, बटरफ्लाइज, इंसेक्ट्स, बीस, हनी बीस, ये सब चीज़ें। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगर इस प्रॉपर बटरफ्लाई को ध्यान से देखें तो इसमें कहा जाता है कि ये जो है बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होती है। कब होती है, ड्यूरिंग द सनी डेज। सनी डेज मतलब धूप के समय क्या होती है, सुबह से लेकर दोपहर के टाइम पे ये बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, एक्टिव होती है, और कह सकते हैं आपको उड़ते हुए ज़्यादा दिखेगी। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होती है, और मेल जो है या फीमेल दोनों ही मेजॉरिटी क्या करते हैं, सनबाथ को बहुत ज़्यादा प्रीफर करते हैं। सनबाथ मतलब धूप को आप एब्जॉर्ब करना। ठीक है, दूसरा लिखा हुआ है कि मेल हो या फीमेल, बोथ मेल एंड फीमेल बटरफ्लाई, ये स्पेसिफिक अगर बात करें सिल्वर लाइन की, तो स्ट्रॉबेरी करके एक पौधा आता है स्ट्रॉबेरी, उस पे जाके क्या करती हैं ये लोग, रेस्ट करते हैं। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि रिलेशन कितना अच्छा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। स्ट्रॉबेरी के अगर पेड़ अगर आप काट दो, ख़त्म कर दो, तो आपको ये जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर आपकी जो ये बटरफ्लाई दिख रही है, जो कि ज़्यादातर कहाँ पसंद करती है रहना, स्ट्रॉबेरी के ब्रांचेस पे, स्ट्रॉबेरी के पत्तों पे। अगर वो स्ट्रॉबेरी के पेड़ ही कट जाए तो इसका हैबिटेट क्या हो जाएगा, लॉस। हैबिटेट लॉस एक शब्द है या फिर कह सकते हैं कीवर्ड है, जो कि आपका कहाँ यूज़ होता है, एनवायरनमेंट के सब्जेक्ट में। हैबिटेट लॉस मतलब जहाँ पे ये स्पीसीज़ रहती है या फिर वहाँ पे रहना पसंद करती है, अगर वो पूरा ख़त्म हो जाए तो वो स्पीसीज़ के ऊपर भी क्या आ जाता है, खतरा आ जाता है। सिंपल सेंस में अगर मैं बात करूँ, आप जिस घर में रह रहे हो, अगर अर्थक्वेक आ जाए और आपका घर टूट जाए तो वो क्या हो जाएगा आपके लिए, हैबिटेट लॉस। ठीक है, तो उसी हिसाब से किसी का घर तोड़ देना या किसी का घर बर्बाद कर देना, उसे क्या कहा जाएगा, हैबिटेट लॉस। और आप बटरफ्लाई को समझ सकते हो कि ये इतना ज़्यादा सेंसिटिव है, 1 रुपये के सिक्के के बराबर इतनी छोटी साइज़ है इसकी। अगर इसका हैबिटेट लॉस हो जाए, हम इस प्रॉपर स्ट्रॉबेरी के पेड़ को बहुत ज़्यादा काटना स्टार्ट कर दें, तो ये जो है मुश्किल में पड़ सकती है। ठीक है, बात करते हैं आगे। एक और क्वेश्चन आता है आपके सामने, एक नया टॉपिक, ऑपरेशन सद्भावना। ऑपरेशन सद्भावना जो कि अभी रिसेंटली न्यूज़ में था, आखिरकार ये किसके साथ एसोसिएटेड है या फिर कह सकते हैं ये किस का इनिशिएटिव है। आपके सामने ऑप्शन में दिया गया है, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन कोस्ट गार्ड। कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताइए आखिरकार ये ऑपरेशन सद्भावना किसका इनिशिएटिव है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं।
आप कमेंट सेक्शन में बताते रहिए ताकि आपका और मेरा एंगेजमेंट बना रहे। और स्पेसिफिक अगर बात करें तो 2 वे कम्युनिकेशन इज़ द बेस्ट वे टू टीच और टॉटिंग। ठीक है, आगे बात करते हैं। ऑपरेशन सद्भावना न्यूज़ में क्यों था? बिकॉज ये एक इंडियन आर्मी का इनिशिएटिव है। स्पेसिफिक अगर बात करें तो जो जम्मू कश्मीर के ऐसे कुछ रीजन्स जो कि क्या है, पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ थोड़ा सा कनेक्टेड है और टेररिज्म का ज़्यादा शिकार हुए हैं। ठीक है, तो ये जो है रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि जम्मू कश्मीर में एक पुंछ डिस्ट्रिक्ट है जिसमें से एक विलेज है, विलेज का नाम है आपका टोपा पीर। ठीक है, टोपा पीर करके जगह है, टोपा पीर, और ये कहाँ पे है? पुंछ डिस्ट्रिक्ट में। इसको जो है क्या किया था, चुना गया था इंडियन आर्मी के द्वारा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या किया जाएगा, सद्भावना, ऑपरेशन सद्भावना कंडक्ट किया जाएगा। पुंछ डिस्ट्रिक्ट आप एक बार देख लीजिए, ये आपका सामने इंडिया का मैप दिख रहा है। ठीक है, ये इंडिया का मैप दिख रहा है और ये आपको दिख रहा है जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर दिख रहा है और यहाँ पे अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर को और बड़ा करें तो ये आपके दिख रहा है पुंछ डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ये है आपका पुंछ डिस्ट्रिक्ट और बगल में क्या है आपका POK। ठीक है, तो आप देख सकते हो पुंछ डिस्ट्रिक्ट वैसे भी न्यूज़ में बहुत रहता है कि वहाँ पे जो है मिलिटेंट एक्टिविटीज़ ज़्यादा है, वहाँ पे ट्रेस पासिंग किया जा रहा है और कह सकते हैं कि वहाँ पे माइंस के क्या बोलते हैं, माइनिंग की जाती है। माइनिंग इन द सेंस के मतलब टनल बना के जो है ज़मीन के नीचे से वो मिलिटेंट्स और आतंकवादी ऊपर आते हैं और जिसकी वजह से क्या होता है कि वो गांव वालों को ऊपर डर के मारे या फिर आर्मी के थ्रू मारे जाते हैं। बट फायरिंग में वो भी जब फायरिंग करते हैं तो सामने गाँव वालों की भी थोड़ा सा मृत्यु हो जाती है। तो पुंछ डिस्ट्रिक्ट को इसलिए सिलेक्ट किया गया ताकि आगे क्या हो कि टेररिस्ट जो एक्टिविटीज़ होती है उनके द्वारा जो नुकसान किया गया है वो नुकसान को भरपाई किया जाए। उसमें क्या क्या करवाया जाता है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ऑपरेशन सद्भावना इज़ अ गुडविल। ठीक है, सद्भावना को या गुडविल वो बोलो एक ही है। ठीक है, ये किसका इनिशिएटिव है? आपका इंडियन आर्मी का। स्पेसिफिक कहाँ कंडक्ट किया जाता है? कश्मीर और लद्दाख में कंडक्ट किया जाता है। इसका ऑपरेशन का एम क्या है वो देख लीजिए। एम क्या है इसका? इसका एम है टू एड्रेस द नीड्स ऑफ पीपल अफेक्टेड बाय टेररिज्म प्राइमली स्पॉन्सर्ड बाय द पाकिस्तान। कुछ ऐसी ज़रूरतें होती हैं, ठीक है, जो कि अफेक्टेड हो जाती हैं। अफेक्ट मतलब घर टूट जाना, जैसे कि बंकर होता है। ठीक है, बंकर में क्यों होता है? क्योंकि जो ग्रेनेड होते हैं या फिर जो लॉन्चर से मिसाइल्स छोटी मोटी लॉन्च होती है वो टारगेटलेस होती है, वो उसमें कोई गाइडेड मिसाइल नहीं होती। बस इसको छोड़ा और वो किसी ना किसी या तो फिर सोल्जर के ऊपर गिरेगी या तो किसी गांव के छत पे जाके किसी घर के छत के ऊपर गिरेगी। अब वो छत डैमेज हो जाएगी। ठीक है, कभी कभी कोई बच्चा खेल रहा है उसको लग गया कुछ, उसका हाथ पैर डैमेज हो गया, कुछ भी हो गया, तो ये सब क्या होता है? इफेक्ट होता है। ठीक है, और किससे इफेक्ट होता है? स्पेसिफिक अगर बात करें तो टेररिज्म से इफेक्ट होता है। तो इसको क्या करना? भरपाई करना। जैसे घर किसी का टूट गया तो उसका घर बना देना, उसको जो है खाने, उसका कह सकते हैं दुकान टूट गई, उसका रोज़गार चला गया तो उसको थोड़ा सा हेल्प करना, जैसे कि आपका राशन पानी मुहैया करवाना। ठीक है, ये सब चीज़ें, और स्कूल बनवाना, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करना। ठीक है, ये सब चीज़ें किस में आएगी? ऑपरेशन सद्भावना में आएगी। जैसे इसमें क्या क्या इंक्लूड किया गया है तो वेलफेयर एक्टिविटीज़ को प्रमोट किया जाता है। जैसे कि आपका अगर बात करें तो रनिंग आर्मी गुडविल स्कूल्स, जैसे मैंने बताया स्कूल्स चलवाए जाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किया जाता है, जैसे कि कुछ पुल डैमेज हो गए या कोई रोड डैमेज हो गई तो ये आर्मी बना के देती है। दूसरा, एजुकेशनल टूर्स भी कंडक्ट करवाया जाता है चिल्ड्रन को। जैसे आप इस इमेज में देख पाओगे, इकोनॉमिक्स टाइम्स का ये न्यूज़ है जिसमें आप देख पा रहे हो कि भाई आपके 7800 जम्मू एंड कश्मीर के स्टूडेंट्स को एजुकेशनल ट्रिप्स के लिए भेजा गया पिछले 3 साल के अंदर। 3 साल के अंदर पिछले 3 साल में जम्मू एंड कश्मीर के 7800 स्टूडेंट्स को एजुकेशनल ट्रिप कंडक्ट करवाया गया। किसके अंदर? ऑपरेशनल सद्भावना के थ्रू। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है इसकी। क्यों ज़रूरत है? बिकॉज अगर ये आपका ऑपरेशन सद्भावना कंटिन्यू रहता है और अच्छे से इसका कह सकते हैं काम किया जाए तो जो नेशनल इंटीग्रेशन की जो भावना होती है, ठीक है, वो आप क्या कर सकते हो? प्रमोट कर सकते हो। और जो अलगाववाद है, अलगाववाद को आप दबा सकते हो। ठीक है, इसका एम है ही क्या? टू अचीव द नेशनल इंटीग्रेशन, वुमेन एम्पावरमेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ टू द नेशन बिल्डिंग। ठीक है, तो ये ऑपरेशन सद्भावना किसका है? इनिशिएटिव इंडियन आर्मी का है। क्यों है? कि भाई ये जो नुकसान होता है टेररिस्ट के द्वारा या टेररिज्म एक्टिविटीज़ के द्वारा स्पेसिफिक कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में, जम्मू एंड कश्मीर में, लद्दाख में, उसको क्या करना? थोड़ा सा भरपाई करना, थोड़ा उनको जो है नेशनल इंटीग्रेशन की भावना जगाना, वुमेन एम्पावरमेंट, एजुकेशनल ट्रिप्स, ये सब कंडक्ट करवाना। ठीक है, बढ़ते हैं आगे।
बात करते हैं एक और न्यूज़ जो कि बहुत ही ज़्यादा सुर्खियों में थी और बहुत ही ज़्यादा एडिटोरियल्स भी छपे इसके। स्पेसिफिक अगर बात करूँ तो इंडियाज़ लॉन्गेस्ट ब्रिज इज़ इनॉग्रेटेड। तकरीबन 22 किलोमीटर लंबा ये ब्रिज है जो कि किस पे बना है, इसका 80 to 90% हिस्सा आपका समुंदर पे बनाया गया है। ठीक है, आप देख सकते हो ये मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक। ठीक है, इस ब्रिज का नाम क्या है, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, और इसको एक और नाम से भी बुलाया जाता है। वो नाम अगर आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में नीचे बताइए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आगे। ठीक है, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक। ठीक है, क्या है ये, इसको स्टार्ट करने से पहले जैसे कि हमने पिछले टॉपिक्स के साथ भी किया, इस टॉपिक को भी अगर किसी ने पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है, तो वो इसका आंसर ज़रूर दे सकता है। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़िए। रिसेंटली मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक इज़ इन न्यूज़, जैसा आप सबको पता है। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक इज़ बिल्ट बाय NHAI। ठीक है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, क्या इसने इस ब्रिज को बनाया है। दूसरा स्टेटमेंट है मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक इज़ ऑल्सो नोन एज अटल सेतु विच जॉइन मुंबई टू नवी मुंबई, क्या ये स्टेटमेंट सही है। तीसरा स्टेटमेंट है मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक इज़ टोटली फंडेड बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट, क्या ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने पूरा पैसा दिया है इस पूरे ट्रांस हार्बर लिंक को बनाने के लिए। 3 स्टेटमेंट है, तीनों स्टेटमेंट में से आप बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। इसी क्वेश्चन को आपके तरफ छोड़ते हुए, या कह सकते हैं इसका आंसर आप अच्छे से कमेंट सेक्शन में दीजिए, और जिनको नहीं पता है वो हमारे साथ बने रहिए। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं इस प्रॉपर प्रोजेक्ट की। प्रोजेक्ट को अगर आप ध्यान से देखो मुंबई के मैप को, और ये गूगल अर्थ का मैप है। स्पेसिफिक अगर बात करें तो इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन पेज में ये छपा हुआ था। बात करते हैं ये कहाँ से कहाँ तक है, तो मुंबई में एक जगह है सेवरी करके। ठीक है, सेवरी करके एक जगह है, और नवी मुंबई में एक जगह है सिवा आपका ये चिरले। ठीक है, मुंबई में सेवरी और ये रहा चिरले। ये वाला जो जगह है ये है नवी मुंबई, ये वाली जो जगह है आपकी मुंबई। आप देख पा रहे होगे, ध्यान से देखिए, ये रहा नवी मुंबई, ये रहा मुंबई। ये दोनों को कनेक्ट करने के लिए एक बहुत बड़ा सा ब्रिज, कह सकते हैं अटल सेतु, बनाया गया। ठीक है, और ये किसको कनेक्ट कर रहा है, मुंबई को और नवी मुंबई को। इसको और ज़्यादा इन फ्यूचर एक्सेसिबल बनाने के लिए नवी मुंबई का एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, जो कि क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे, अंडर कंस्ट्रक्शन। क्यों बनाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे मुंबई में जो आपके पास एयरपोर्ट है, ठीक है, मुंबई में जो एयरपोर्ट है वो बहुत ही ज़्यादा ओवर पॉपुलेटेड हो चुका है। अभी क्या है, उसको और ज़्यादा डेवलप किया जा सकता नहीं है। तो नवी मुंबई में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। वो क्या करेगा, मुंबई के ट्रैफिक और आपके स्पेसिफिक इस मुंबई के एयर ट्रैफिक को क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा, आधी इधर आधी इधर। ठीक है, अब ये आप देख सकते हो, ये जो आपका स्पेसिफिक अटल सेतु है ये नवी मुंबई आपके एयरपोर्ट से नज़दीक है। ठीक है, तो इसको यहाँ से भी जोड़ा जाएगा। ठीक, और दूसरा आपने सुना होगा एक बहुत ही बड़ा बंदरगाह, जो कि इंडिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट बंदरगाह है, JNPT, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। ठीक है, ये रहा आपका यहाँ पे। ठीक है, जस्ट इसको देखिए, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, और ये रहा अटल ब्रिज। इसको भी इन फ्यूचर क्या किया जाएगा, कनेक्ट करने की बात की जाएगी। तो आपका ये जो अटल सेतु है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है, न्यूज़ में क्यों हो जाता है, बिकॉज ये इंडिया के बहुत ही बिजिएस्ट लाइन को क्या करने वाला है, सपोर्ट करने वाला है। एक तो नवी मुंबई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसको भी सपोर्ट करेगा, उसको भी कनेक्ट करेगा, और JNPT जो कि आपका इंडिया का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, आपका हार्बर है, बंदरगाह है, उसको भी क्या करेगा, ये सपोर्ट करेगा। और ये मुंबई और नवी मुंबई के ट्रैफिक को भी क्या कर रहा है, कम कर रहा है। और स्पेसिफिक बात करें तो समय को कम कर रहा है। कैसे समय को कम कर रहा है, जब ये रोड नहीं बना था, या कह सकते हैं ब्रिज नहीं बना था, तो आप सेवरी से अगर निकलते थे या मुंबई से अगर आप निकलते थे तो आपको ये वाइट कलर का ट्रिप दिख रहा है, ये ओल्ड वासी ब्रिज वाला, यहाँ से होके निकलना पड़ता था और आप यहाँ पहुँचते थे। मतलब इतना घूम कर आओ, तकरीबन 2 से 2.5 घंटा लगता था। मैक्सिमम बहुत अच्छा ट्रैफिक ना रहे तो 2 घंटा, ज़्यादा ट्रैफिक हुआ तो 3 घंटा 4 घंटा भी लग जाता था। ठीक है, लेकिन इस ब्रिज के बनने की वजह से ये जो 2-2.5 घंटे का ट्रिप है कितने टाइम में हो गया, 20 मिनट के अंदर आप क्या कर सकते हो, इसको ट्रैवल कर सकते हो। ठीक है, मुंबई और नवी मुंबई के बीच में ये जो ब्रिज बना है अटल सेतु, इसमें अगर आप ट्रैवल करो तो आप सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट में ट्रैवल कर सकते हो। ठीक है, और अगर बात करें इसमें कितना स्टील यूज़ हुआ है, कितना कंक्रीट यूज़ हुआ है, वो सब आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। आप इतना समझ लीजिए, इसमें इतना स्टील यूज़ हुआ है कि आप 17 से 20 आप आईफिल टावर बना सकते हो, उतना खड़ा कर सकते हो। और कंक्रीट तो आपको पता ही है बहुत ज़्यादा लगेगा, तो इतना फैक्चुअल डेटा में हम लोग घुसेंगे नहीं। ठीक है, बात करते हैं किसने बनाया है इसको, तो भाई MMRDA ने बनाया है। ठीक है, मुंबई में
आपका ये स्पेसिफिक अगर बात करें तो मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी MMRDA, NHAI ने नहीं बनाया, किसने बनाया है? MMRDA ने बनाया है। ठीक है, स्पेसिफिक अगर फिर से आपके सामने मैं रीड करके दिखाऊं तो मुंबई मेट्रोपॉलिटन, ठीक है, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी, याद रखना MMRDA। ठीक है, मेरे पीछे दिख रहा है आपको MMRDA, NHAI नहीं है। दूसरा अगर बात करें तो ये जो है मुंबई हार्बर लिंक या ट्रांस हार्बर लिंक जो है, इसको अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नव्या सेवा अटल सेतु भी कहा जाता है। किसके नाम पे रखा है? हमारे बिलोव्ड प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी, जिनके नाम पे ये ब्रिज रखा गया है। ये इंडिया का लॉन्गेस्ट ब्रिज है। क्यों? क्योंकि भाई आपका ये 21.8 किलोमीटर, जैसा मैंने बताया था 22 किलोमीटर के अप्रॉक्स जो कि ये लंबा है, जिसमें से 16.5 किलोमीटर सिर्फ और सिर्फ समुंदर के ऊपर है। बाकी का जो डिस्टेंस होता है वो लैंड के ऊपर है। बाकी 16.5 किलोमीटर का जो पूरा का पूरा पोर्शन है वो किसके ऊपर है? आपका समुंदर के ऊपर बनाया गया है। और रिसेंटली ये न्यूज़ में फिर से था, क्योंकि ये जो ब्रिज है इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव है, बीच समुंदर में सोचो आप गाड़ी चला रहे हो, तो ये क्या हो गया है? वन टाइप ऑफ पिकनिक स्पॉट हो गया है। अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। ठीक है, लोग क्या कर रहे हैं? बीच में गाड़ी पार्क कर रहे हैं, क्योंकि ये जो है थोड़ा वाइड ब्रिज है, 6 लेन का है। और यहाँ पे क्या हो रहा है? लोग अपनी गाड़ी पार्क करके फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे हैं, यहाँ पे पिकनिक मना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है बारबेक्यू कर रहे हैं, कुछ तो ऐसे भी लोग निकले थे। और इसका जो है अभी तो आप यूट्यूब पे देखो व्लॉग भी बनना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, जो कि क्या है, थोड़ा सा कह सकते हैं कंसर्निंग पॉइंट है। और अभी रिसेंटली बहुत सारे एडिटोरियल्स भी छप रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि ये जो ट्रांस हार्बर लिंक जो इतना बड़ा ब्रिज बनाया है, ये आपका एनवायरनमेंट के लिए भी क्या है, थोड़ा सा हार्मफुल है। क्यों? क्योंकि जो इतनी सारी गाड़ियाँ गुजरेगी, कहाँ से गुजरेंगी? बीच समुद्र से होके गुजरेंगी। अगर आप देखो यहाँ से होके गुजरेंगी, तो ये क्या है? पूरा समुद्र का पोर्शन है। ठीक है, कैसा पोर्शन है? समुद्र का पोर्शन है। और यहाँ से होगा क्या कि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा रिलीज़ होगा। कौन सा पॉल्यूशन? जो आपकी गाड़ियों से निकलता है। और वो पॉल्यूशन किससे मिक्स होगा? सीधी सी बात है, यहाँ पे आसपास जो आपका एरिया है, पानी का वाटर डाइवर्सिटी एरिया जो है, उसके साथ मिक्स होगा। और यहाँ पे क्या क्रिएट करेगा? मरीन पॉल्यूशन क्रिएट करेगा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि वो आपका ऑयल लीक होना। ऑयल लीक इन द सेंस वो तो खैर कार्गो में होता है, लेकिन कभी किसी गाड़ी का ख़राब हो जाना, या फिर कह सकते हैं उसका आग लगना, या एक्सीडेंट होना, उसका गार्बेज यहाँ फेंकना। कुछ लोग चलते चलते भी गार्बेज फेंक देते हैं। और स्पेसिफिक अगर बात करें तो आपके पॉल्यूशन की वजह से बहुत ज़्यादा क्या होने वाला है? आजू बाजू के जो बायोडाइवर्सिटी है, जो वाटर बायोडाइवर्सिटी है, मरीन बायोडाइवर्सिटी, उसको डिस्टर्बेंस क्रिएट होने वाला है। ठीक है, ये हो गया। आगे बात करते हैं थोड़ा इसकी स्टोरी की बात कर लेते हैं। ठीक है, और हाँ, मेन चीज़ ये भी देख लीजिए कि इतना बड़ा इतना महंगा ब्रिज तो बनाया है, ठीक है, लेकिन इसका टोल टैक्स कितना है वो देखने से पहले आप इसको पढ़ लीजिए। ये इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल है। ठीक है, इसमें अगर बात करें तो ये अभी से तुरंत बनना स्टार्ट हो गया, ऐसा नहीं है। इसकी सपना बहुत पहले से देखा गया था। 1963 से ही इसको क्या कर लिया गया था? विचार लिया गया था कि भाई नवी मुंबई और मुंबई को थोड़ा सा जोड़ने की बात करनी चाहिए। सबसे पहले इसका एक प्रपोजल रखा गया था 1963 में। किसने रखा था? तो अमेरिकन कंस्ट्रक्शन कंसल्टेंसी एक थी, उसका नाम था विल्बर स्मिथ एसोसिएट। विल्बर स्मिथ एसोसिएट ने बोला कि भाई इसको मैं कंप्लीट कर दूंगा, इस प्रोजेक्ट को मैं बनाऊंगा। ठीक है, बट हुआ क्या? ये प्रोजेक्ट जो है उसको नहीं दिया गया, उसको जो है स्पेसिफिक जो है ख़त्म कर दिया। मतलब कह सकते हैं उसको प्रोजेक्ट मिला ही नहीं, सिंपल सी सेंस की अगर बात करें। फिर 90s में क्या हुआ? अर्ली 90s, ये 63 की बात है। 1963 में एक आइडिया जनरेट किया था किसने? आपकी अमेरिकन कंस्ट्रक्शन कंसल्टेंसी ने। नाम था उसका विल्बर स्मिथ एसोसिएट, कि भाई हमको जो है इसको जोड़ना चाहिए। किसको जोड़ना चाहिए? नवी मुंबई और मुंबई को। लेकिन ये इतना मतलब लग रहा था यार समुंदर में कैसा ब्रिज बन जाएगा, वो भी 1963 की बात। तो इसको जो है बस आइडिया को आइडिया जैसा रखा गया, ये आगे कंडक्ट नहीं किया गया। लेकिन 1990s जब आया, 90 का जब दशक आया, तो उसमें जो है ये आइडिया फिर से आया। और इसमें जो है फिर से क्या रखा गया? प्रपोजल रखा गया। ठीक है, तो इसका पहला टेंडर पास हुआ कब? 2006 में। 2006 में इस टेंडर को क्या किया गया? फ्लोट करवाया गया। फ्लोट इन द सेंस मार्केट में सर्कुलेट कराया गया कि देखते हैं कौन आके इसको बीड करता है, यानी कह सकते हैं इसको बनाने की क्षमता रखता है। तो भाई यहाँ पे हमारे मोटा भाई के भाई, ठीक है, मुकेश अंबानी के जो भाई है अनिल अंबानी पिक्चर में आते हैं। फरवरी 2008 में अनिल अंबानी की रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी जो है वो पिक्चर में आती है और बोलती है कि ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट कौन बना के देगा? मैं बना के दूंगा। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, मुकेश अंबानी की बात नहीं हो रही, आपके दूसरे अनिल अंबानी की बात हो रही है, जो कि अभी
बैंकरप्सी के कगार पे है, ठीक है। उन्होंने बोला कि मैं बना के दूंगा, ठीक है। अब उन्होंने बोला कि कितने रुपए में बनेगा, तो इन्होंने बोला कि भाई 6,000 करोड़ रुपए लगेंगे। इस ब्रिज को बनाने के लिए कितना रुपए लगेगा, 6,000 करोड़ रुपए लगेगा। और ये कब तक बना के देंगे, तो 9 साल और 11 महीने लगेंगे। बट कैसे बनाएंगे, पीपीपी, प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, यानी कि कुछ हिस्सा सरकार का भी होगा, कुछ हिस्सा प्राइवेट कंपनी यानी कि अनिल अंबानी की रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी जो है उसका भी होगा, ठीक है। बट हुआ क्या कि कुछ ही महीनों में अंबानी ने इस प्रोजेक्ट से क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया। अंबानी यानी अनिल अंबानी की कंपनी जो रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसने बोला कि मुझसे ना हो पाएगा भाई, मेरे को नहीं करना। तो ये प्रोजेक्ट फिर से वहाँ पे अटक गया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि भाई थोड़ा सा साहस दिखाया। मुंबई आपको पता है सबसे रिचेस्ट म्यूनसिपैलिटी है पूरे वर्ल्ड की, ठीक है। तो उसके पास पैसे की कमी है नहीं, बट स्टिल आप अभी देखोगे आगे कि मुंबई ने भी जो है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी जो है पूरे पैसे नहीं दिए हैं। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी MMRDA, इसने इस प्रोजेक्ट को फिर बाद में क्या किया, टेक ओवर किया। और MMRDA जो है पिछले कुछ सालों से किसके साथ बात कर रही थी, स्पेसिफिक अगर बात करूँ तो आपका जापान के साथ बात हो रही थी, ठीक है। जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी JICA, इसके साथ बातचीत चल रही थी तकरीबन 2016 के आसपास से। और दिसंबर 2017 में इसको क्या कर दिया गया, फाइनल कर दिया गया। एग्रीमेंट इन दोनों का फाइनल हुआ। महाराष्ट्र आपका MMRDA, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी MMRDA और JICA यानी कि जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, इन दोनों का एग्रीमेंट कब तय हुआ, दिसंबर 2017 में, कि भाई 80% का जो पैसा होगा इस प्रॉपर पूरे प्रोजेक्ट को जो बनाने का खर्चा आएगा, कितना, 80% पैसा जो होगा कौन देगा, JICA मतलब जापान देगा। और जो बचा हुआ 20% पैसा है वो कौन देगा, महाराष्ट्र गवर्नमेंट देगी, यानी कह सकते हैं MMRDA देगा, ठीक है। तो आप देखोगे इसका कॉस्ट कितना पड़ा है, तो कॉस्ट तकरीबन 21,200 करोड़ रुपए। कहाँ 6,000 करोड़ रुपए में बन रहा था एक टाइम पे, लेकिन अब ये कितने में बना, 21,200 करोड़ रुपए में बना है, जिसमें से 1,510 करोड़ रुपए किसने दिए हैं लोन, JICA जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी ने क्या दिया है, इसको लोन दिया है, किसको, MMRDA ने। और बाकी का जो पैसा है कौन चुकाएगा, आपका MMRDA कह लो या फिर महाराष्ट्र गवर्नमेंट कह लो, वो चुकाएगी। लेकिन कैसे चुकाएगी, ऑब्वियस सी बात है, जनता के साथ थोड़ा सा टैक्स वसूला जाए। तो जनता को जो है यहाँ पे ये स्पेसिफिक अगर बात करें, अटल सेतु ये बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ने वाला है। क्यों महंगा पड़ने वाला है, बिकॉज यहाँ पे जो सिंगल जर्नी का टोल टैक्स है कितना है, 250 रुपये है। तो ये थोड़ा सा चर्चा का विषय था अभी रिसेंटली न्यूज़ में, क्योंकि ये बहुत ही महंगा टोल टैक्स है। 22 किलोमीटर के लिए आप 250 रुपये दो, ठीक है। और कह सकते हैं देना भी ज़रूरी है, क्योंकि इतना महंगा प्रोजेक्ट है, इसको लोन पे लिया गया है। लोन आप समझ सकते हो छोटा मोटा लोन नहीं है, 15,000 करोड़ रुपए का लोन है, ठीक है। तो ये लोन कैसे चुकाया जाएगा, तो ये लोन चुकाया जाएगा आपका टैक्स कलेक्ट करके, टोल टैक्स कलेक्ट करके। तकरीबन कहा जा रहा है कि 70,000 गाड़ी जो है इससे गुजरेगी, ठीक है। और अगर बात करें रिटर्न जर्नी की, मतलब आप मुंबई से नवी मुंबई जा रहे हो, नवी मुंबई से वापस मुंबई आ रहे हो, तो 2 टाइम का आपका टैक्स कितना रहेगा, कार का 375 रुपीज़। और ये जो है, ये इसकी खासियत ये भी है कि यहाँ पे आप 2 व्हीलर नहीं ले जा सकते, ठीक है। यहाँ पे 2 व्हीलर्स की एंट्री नहीं है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। और अगर आप बात करो मंथली पास की, तो 12,500 रुपये तो सिर्फ और सिर्फ कार का पास है। मतलब अगर कोई नवी मुंबई में काम कर रहा है जिसकी सैलरी 40,000 रुपये है और मुंबई से जा रहा है कार से, ठीक है, तो 12,500 रुपये तो सिर्फ और सिर्फ उसको मंथली पास का लगेगा। यानी आप समझ सकते हो कि ये एक फ़्लाइट से भी ज़्यादा महंगा है, ठीक है। और अगर बात करें स्पेसिफिक सबसे महंगा क्या है, जो ओवर साइज ट्रक होते हैं उनका जो है 1,580 रुपये का एक टैक्स है, ठीक है। खैर इतना अगर आप मुंबई के ट्रैफिक से बहुत ज़्यादा परेशान हो तो ये थोड़ा सा कह सकते हैं उतना भी ज़्यादा महंगा नहीं है। बात करते हैं आगे, एक और टॉपिक की बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिसेंटली एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म न्यूज़ में था। न्यूज़ में क्यों था, बिकॉज इंडियन एक्सप्रेस का साइंस का एक सेक्शन आता है वेबसाइट पे, अगर आप जाओ तो वो जो है उसने इस प्रॉपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कवर किया था, जो कि कहाँ पे पाया जाता है, कोरल्स के ऊपर पाया जाता है। स्पेसिफिक अगर बात करूँ तो मेडिटेरेनियन में एक कोरल की प्रजाति है जो सॉफ्ट कोरल की कैटेगरी में आती है, उसके ऊपर ये ऑर्गेनिज्म पाया जाता है। सिंगल सेड ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। ये मतलब पहली बार हुआ है ऐसा रिसर्च में, अगर मैं बात करूं कि भाई एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म वो अगर उस पर दिख रहा है
ठीक है, अगर वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म उस पर दिख रहा है तो वो बताता है कि ये आपका कोरल ज़्यादा हीट को झेल पाएगा या नहीं झेल पाएगा। यानी कि आप समझ सकते हो, इट इज़ अ इंडिकेटर कि अगर आपने वो कोरल देखा समुंदर में और उसके ऊपर ये ऑर्गेनिज्म दिख गया तो आप ये बता सकते हो कि भाई ये जो है हीट को टॉलरेट कर सकता है। अब आपको बोलेंगे सर ये क्या नई बात है, ये नई बात है। क्यों? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग आप सबको पता है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रहा है, आपके जितने समुंदर जो है गर्म हो रहे हैं और आइस क्या हो रही है, मेल्ट हो रही है। और आपके जो कोरल्स है दे आर वेरी सेंसिटिव टू टेम्परेचर वेरिएशन। टेम्परेचर में थोड़ा सा भी वेरिएशन अगर आया तो आपका जो कोरल होगा वो कोलैप्स हो जाएगा, वो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। डेट्स वाई जो आपका कोरल है उसका हीट पे सर्वाइव करना वेरी इंपॉर्टेंट। यानी हीट अगर बढ़ रही है, हमको पता है बढ़ने वाली है, और कोरल क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा रिच बायोडाइवर्सिटी होते हैं मरीन बायोडाइवर्सिटी में, तो वहाँ पे जो है आपका कोरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब वो ऑर्गेनिज्म का नाम क्या है वो देख लो, तो सिंडेनिलिस। ठीक है, आप देख लीजिए, फिर से वर्ड देखिए, SYNDINIALES। ठीक है, सिंडेनियल्स। ठीक है, ये जो है आपका एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है जो कि कोरल पे पाया जाता है। और ये क्या दर्शाता है, अगर ये ऑर्गेनिज्म आपको दिख रहा है तो क्या दिखा है यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया हुआ है, मेड इट मोर लाइकली डेट अ कोरल कुड सर्वाइव हीट स्ट्रेस। यानी कि अगर ये ऑर्गेनिज्म या फिर कह सकते हैं सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म अगर उस कोरल पे है तो क्या कर सकता है, ये उसको और हीट स्ट्रेस कह सकते हैं झेलने की ताकत दे सकता है। यानी अगर आपको कोरल्स बचाने हैं तो आप इसको क्या करिए, प्रमोट करिए और इसको क्या करिए, आप अपने कोरल्स के आसपास छिड़किए। और अगर बात करें तो ये चीज़ हुआ इंडिकेटर। तो भाई अगर ज़्यादा हीट को टॉलरेट करने के लिए हमारे पास कोई सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है तो कोई विलन भी होना चाहिए जो कि क्या करे, उसको कमज़ोर कर दे। तो अगर आपको दूसरा एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है कोरालीकोलिड्स। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, कोरालीकोलिड्स। ये जो है आपका सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है जो कि स्पेसिफिक अगर बात करें तो ये एक पैरासाइट भी है, रिलेटेड टू पैरासाइट। ये मलेरिया को भी कॉज करता है। ठीक है, अगर ये आपका सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म कोरल्स के ऊपर पाया जाता है तो क्या बोलता है कि वो कोरल जो है हीट की वजह से सबसे जल्दी मारा जाएगा। यानी कि ये जो है हीट की वजह से क्या करता है, उस कोरल को ख़त्म कर देता है। और ये जो है सिंडेनिलिस, ये जो है आपका कोरल को हीट से बचाता है। समझ गए? तो ये जो है इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर से बोल रहा हूँ, सिंडेनियलिस। ठीक है, आपका SYNDINIALES, सिंडेनिलिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इज़ अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो कि क्या करता है, आपके कोरल को हीट स्ट्रेस से क्या होता है, हेल्प करता है, उसको प्रमोट करता है कि भाई वो जो है हीट को और टॉलरेट कर सकता है। और आपका कोरालीकोलिड्स जो है ये आपका सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है जो कि आपको दिखाता है कि अगर ये वहाँ मौजूद है कोरल के पास तो वो आपका कोरल जो है हीट सर्वाइव नहीं कर पाएगा, हीट स्ट्रेस को नहीं झेल पाएगा, वो बहुत जल्दी मारा जाएगा। ठीक है, तो आप बोलोगे कि सर ये क्या ज़रूरी है, आइडियल कंडीशन आपको पता होनी चाहिए पहले तो, कि भाई कोरल्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों है। सबसे पहले तो बहुत ही ज़्यादा रिच बायोडाइवर्सिटी जो है मरीन एरिया में प्रमोट करते हैं। आइडियल कंडीशन से एक बार देख लीजिए, स्टेबल क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए अगर आपको कोरल का ग्रोथ करना है तो। अगर बात करें ये कोरल कहाँ जाते हैं, तो ट्रॉपिकल वाटर्स में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाएंगे, ट्रॉपिकल वाटर्स में, यानी आपको ट्रॉपिक्स में दिखेंगे मेजॉरिटी। आपके टेम्परेट एरिया में बहुत कम दिखेंगे, नेग्लिजिबल, बट ट्रॉपिक्स में बहुत ज़्यादा प्रीफर करते हैं कि वहाँ पे रहें। और स्पेसिफिक अगर बात करें तो कौन से लैटीट्यूड पे, तो 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ लैटीट्यूड्स पे ये बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। और वाटर का टेम्परेचर कितना होता है, 20 डिग्री सेल्सियस। अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है कि 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर अगर पानी हो तो वहाँ पे कोरल पाए जाएंगे, इट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट। 20 डिग्री सेल्सियस इतना काफ़ी है, 21, 22 तक ठीक है, 22 भी बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि वाटर में थोड़ा सा भी वेरिएशन, 2 डिग्री का वेरिएशन आना मतलब कि भाई आपकी वहाँ की पूरी डाइवर्सिटी क्या हो जाएगी, बिगड़ जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। समझ रहे हो? कहने का मतलब क्या है कि अगर आप ज़मीन पे देखो, आप खुद को ही देख लो अपने इंडिया में ही, अभी ठंडी का समय चल रहा है, कहीं कहीं पे दिल्ली में अगर देखो टेम्परेचर आपका जो है 5 डिग्री, 10 डिग्री, 4 डिग्री पे चला जाता है। लेकिन वही दिल्ली गर्मियों के टाइम पे 40 डिग्री, 42 डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब वेरिएशन देख रहे हो, ठंडी और गर्मी के सीज़न के बीच में 40-40 डिग्री का वेरिएशन होता है। लेकिन पानी में अगर आप जाओगे तो पानी में अगर बात करें ट्रॉपिकल वाटर्स की या फिर कोई भी वाटर्स की बात करें ओशियंस की, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 डिग्री 2 डिग्री का वेरिएशन चलेगा कि भाई पूरे साल भर में कहीं पे 20 डिग्री सेल्सियस है तो कहीं पे कभी कभी 22 डिग्री या 23 डिग्री हो जाता है।
तो उतना वेरिएशन ठीक है, कोई भी वहाँ पे फिशिस हो गई या फिर कह सकते हैं कोरल्स हो गए झेल जाते हैं, लेकिन वहाँ पे 5 डिग्री या 10 डिग्री का वेरिएशन आना मतलब क्या हो जाता है, पूरा का पूरा बायोडाइवर्सिटी खत्म, वो उतना हीट स्ट्रेस नहीं झेल पाते। ठीक है, तो यहाँ पे आपके इस वही बताने की कोशिश की जा रही है कि कोरल्स को 20 डिग्री सेल्सियस इज़ मोर देन इनफ। ठीक है, उसके अलावा उसके आगे उससे कम नहीं चाहिए। दूसरा 45 से 55 मीटर की क्या होनी चाहिए, डेप्थ होनी चाहिए, किसकी, आपकी सी फ्लोर की। ठीक है, 45 टू 55 मीटर की डेप्थ होगी तो आपका कोरल क्या हो जाएगा, सर्वाइव करेगा। क्यों, इससे ज़्यादा गहरा हुआ तो सनलाइट नहीं पहुंचेगी, और कोरल्स को सबसे ज़्यादा क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए। ठीक है, और ज़्यादा फ्रेश वाटर भी नहीं चाहिए, ज़्यादा सॉल्टी वाटर भी नहीं चाहिए। ठीक है, बोथ फ्रेश वाटर एंड हाईली सलाइन वाटर आर हार्मफुल टू कोरल्स। ठीक है, नॉर्मल न्यूट्रल वाटर होना चाहिए, थोड़ा सा सॉल्टी होना चाहिए, बस ज़्यादा सॉल्टी भी नहीं और ज़्यादा फ्रेश भी नहीं। ठीक है, और अगर बात करें यहाँ पे एक प्रॉपर क्या होना चाहिए, प्लैंकटन होने चाहिए, एडुकेट अमाउंट में ऑक्सीजन होना चाहिए, माइक्रोस्कोपिक मरीन फूड होना चाहिए। मरीन फूड की बात करें तो एक फाइटोप्लैंक्टन्स यहाँ पे होने चाहिए। ठीक है, दूसरा थोड़ा सा पोल्यूशन होना चाहिए, ज़्यादा पोल्यूशन नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा पोल्यूशन अगर हो गया तो ये बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, फ्रेजाइल होते हैं, इन द सेंस बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, और क्लाइमेट चेंज जो आपका हो रहा है किस लिए हो रहा है, पोल्यूशन की वजह से हो रहा है। तो इसलिए जो आपका ये जो ब्रिज बनाया है अटल सेतु, यहाँ पे जो अगर कह सकते हैं थोड़े बहुत अगर कोरल भी है तो वो क्या हो सकता है, उसको नुकसान पहुँच सकता है। क्यों, क्योंकि उस एरिया में आपका पोल्यूशन बहुत फैलेगा, और मरीन में आपका पोल्यूशन अगर फैला तो वो पोल्यूशन जो है किसको इम्पैक्ट करेगा, आपके कोरल्स को इम्पैक्ट करेगा। ठीक है, तो ये था आपका कह सकते हैं कोरल्स। अगर बात करें इसको स्टडी कैसे किया गया, तो ये इंडियन एक्सप्रेस का ही आर्टिकल है, ध्यान से देखिएगा। एक जेवियर डेल कैंपो करके क्या थे, साइंटिस्ट हैं, वो कहाँ पे साइंटिस्ट है, यूनिवर्सिटी ऑफ मियामी यूनिवर्सिटी ऑफ मियामी में आपके डेल कैंपो करके साइंटिस्ट हैं। ठीक है, वो वहाँ पे प्रोफेसर भी हैं, और उन्होंने जो है क्या किया, कुछ सैंपल्स को कलेक्ट किया। कहाँ से कलेक्ट किया, मेडिटेरेनियन सी से कलेक्ट किया, और वहाँ पे बैक्टीरिया को भी उठाया और सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स को भी उठाया जो कि कोरल्स के ऊपर पाए जा रहे थे। ठीक है, अब उनको क्या किया गया कि भाई उनको जो है प्रॉपर किस कोरल से उठाया वो इम्पोर्टेंट है। कोरल का नाम है आपका सीवीप, SEAWHIP, सीवीप पूरा नाम है वायलेसेंट सीवीप, एक सॉफ्ट कोरल की कैटेगरी में अंदर आता है। इसके ऊपर जो बैक्टीरिया थे और जो कह सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो सिंगल सेल्ड थे उनको उठाया गया, और उनके आरएनए को क्या किया गया, अलग किया गया। ठीक है, और उसको क्या किया गया, एक हीट जोन में रखा गया। ठीक है, दे सब्जेक्टेड द सैंपल टू हीट स्ट्रेस टू सी हाउ दे आर विथस्टूड इट। यानी कि इस आरएनए को या कह सकते हैं इनके पूरे बैक्टीरिया और कह सकते हैं सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के आरएनए को हीट एनवायरनमेंट में रखा गया, और देखा गया कि ये कितनी ज़्यादा हीट को कह सकते हैं झेल सकते हैं, और इसका इम्पैक्ट कोरल पे क्या होता है। ठीक है, तो जब स्टडी आई तो पता चला कि जो हमारा ये स्पेसिफिक अगर बात करें सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म सिंडेनेलिस करके जो है, ये जो है क्या कर रहा है, बहुत ज़्यादा हीट स्ट्रेस को झेल रहा है, और ये जब किसी कोरल के पास पाया जाता है तो वो कोरल अगर हीट बढ़ती है पानी की तो वो उसको क्या करता है, टॉलरेट करता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा नई बात है प्रॉपर मरीन डाइवर्सिटी में। तो ये था आज का कह सकते हैं प्रॉपर वीकली करंट अफेयर, जिसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर किया। आई होप आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में आंसर भी किए होंगे। ठीक है, जिन्होंने नहीं किए वो अगर वीडियो को देखें आगे जाके तो उसको क्या करें, कमेंट सेक्शन में आंसर करें, ताकि आपके भी नॉलेज का पता चले और आपको भी थोड़ा सा टॉपिक में इंटरेस्ट आए। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।